उसके जो चुकाई जाने वाली राशि होती थी वो फिक्स्ड होती थी और यानी कि भविष्य में कभी भी उसके बढ़ने की संभावना नहीं थी, जो रेवेन्यू चुकाया जाता था कंपनी को। तो इसकी संभावना भी नहीं थी भविष्य में, क्योंकि परमानेंट सेटलमेंट था ये, मतलब स्थायी रूप से उसको समझौता किया गया था। तो इससे कंपनी के खजाने में नियमित रकम पहुंचने लगी ना। इसकी आशा थी कि नियमित रकम पहुंचेगी, पहुंचती भी थी नियमित रकम। और स्टेट की रेवेन्यू डिमांड लेकिन बढ़ नहीं रही थी। जो रेवेन्यू कलेक्शन होता था वो फिक्स था, और क्या होता, जमींदारों को हो सकता है मान लीजिए उपज ज्यादा हो तो उनको ज्यादा रेवेन्यू मिल जाता था, लेकिन वो कंपनी को फिक्स्ड अमाउंट जो पहले से तय था वही देते थे। तो कंपनी को एक तरह से लॉस था। तो जमींदारों की इनकम हालांकि बढ़ रही थी। अब परमानेंट सेटलमेंट की समस्याएं। तो जमींदार जो है लैंड की सुधार के लिए कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे थे, क्योंकि उन्हें फिक्स अमाउंट मिल रहा था और उन्हें तो बेनिफिट हो ही रहा था। लेकिन ये परमानेंट सेटलमेंट जो था इसमें उन्होंने कोई जमीन के सुधार के लिए कोई इन्वेस्टमेंट एंड कोई भी जो है स्टेप नहीं लिए। रेवेन्यू भी इतना ज़्यादा था जो पे करना पड़ता था स्टेट को या कंपनी को, वो इतना ज़्यादा था कि जमींदारी से चुका नहीं सकते थे, जो किसानों से कलेक्ट करते थे वो, और न चुकाने पर उनकी जमींदारी चली जाया करती थी। तो 19वीं सेंचुरी के पहले 10 वर्षों में बाजार में चीजों के दाम बढ़ गए और कृषि में धीरे धीरे सुधार आता रहा। अब परंतु कंपनी की इनकम ना बढ़ी और जमींदारों की इनकम तो बढ़ गई हालांकि, लेकिन कंपनी की ना बढ़ी, फिक्स्ड अमाउंट ही मिलता रहा। परमानेंट सेटलमेंट के अनुसार कंपनी जमींदारों से ज्यादा रेवेन्यू नहीं मांग सकती थी। जितने टाइम के लिए फिक्स किया गया था, कितने टाइम तक एक ही अमाउंट दिया जाएगा, तो उस समय तक बढ़ा नहीं सकती थी कंपनी, वो फिक्स ही था। परमानेंट सेटलमेंट की शुरुआत में कई जमींदारों ने अपनी जमीनें खो भी दी थी, है ना। इसकी शर्तें ऐसी थी। दूसरे, अब वो है बिना इन्वेस्टमेंट के अर्न करना चाहते थे। वो चाहते थे कि हमें जमीन में किसी भी तरह का, उसके सुधार में किसी तरीके का इन्वेस्टमेंट ना करना पड़े, है ना। और बहुत से जमींदारों ने अपनी जमीन खो भी दी थी, क्योंकि वो चुका नहीं पाते थे जितना रेवेन्यू मांगती थी कंपनी, स्टेट मांगता था, है ना। तो अब वो बिना इन्वेस्टमेंट के ही अर्न कर रहे थे, यानी अब जो आ रहा है आ रहा है, आगे वो उसमें इन्वेस्ट नहीं करेंगे लैंड सुधार के लिए। और जब तक भी वे टेनेंट से, मैंने जिन किसानों को जमीन दी हुई थी वो टेनेंट्स कहलाते थे, उनसे उनको रेंट मिलता रहा, तब तक वो लेते रहे। और है ना, तो ये जो अब कल्टीवेटर्स भी परमानेंट सेटलमेंट को बहुत ऑपरेसिव मानते थे, बहुत दमनकारी मानते थे। उनको लगता था कि इसमें उनका बहुत ज्यादा दमन किया जा रहा है, उनसे बहुत ज्यादा वसूल किया जा रहा है जो है रेवेन्यू। और जमींदार भी को भी उन्हें हाई रेंट देना पड़ता था, और जमीन पर भी उनका अधिकार असुरक्षित था। यानी ये नहीं था कि जमीन पर उनका अधिकार बना रहेगा, अगर वो रेवेन्यू नहीं चुका पाते थे तो जमीन उनसे ले ली जाती। तो ये भी एक खतरा था। और मनी लेंडर्स के लोन लेकर वो अपना रेंट चुकाते थे, तो उनके लिए एक समस्या हो गई, क्योंकि लोन लेना फिर लोन चुकाना, तो अगर नहीं दे पाते तो उनको जमीन से एविक्ट कर दे, जमीन उनसे ले ली जाती थी। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या थी। अब एक नया सिस्टम डिवाइस किया गया, क्योंकि परमानेंट सेटलमेंट्स में कई कमियां थी, इस वजह से एक नया सिस्टम को लाया गया। तो 19वीं सेंचुरी की शुरुआत में कंपनी अधिकारियों ने समझ लिया कि रेवेन्यू सिस्टम में सुधार जरूरी है, उसे बदलना पड़ेगा। और बंगाल के नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेज में, जिसे कि अब यूपी कहते हैं, नॉर्थ ईस्टर्न प्रोविंसेज को उस समय उस नॉर्थ ईस्टर्न प्रोविंसेस कहते थे उस समय, अब जिसको यूपी कहते हैं, तो उसमें एक इंग्लिशमैन ने एक नया सिस्टम शुरू किया, जो कि 1822 में प्रभावशील हुआ, है ना। और इसे महालवारी सिस्टम कहा गया। महाल का मतलब होता था विलेजेज। तो कलेक्टर्स जो है गांव गांव जाते थे, है ना, जमीन की नाप करते थे, तो ये पता करते थे कि वहाँ के रीति रिवाज क्या है ना। और इसके अलावा वहाँ के रिकॉर्ड्स रखते थे जमीन वगैरह का, और एस्टिमेट रेवेन्यू हर प्लॉट का, उस रेवेन्यू जो गांव पे करता था उसको जोड़ दिया जाता था उसमें।
अब रेवेन्यू डिमांड एक समय समय पर उसको रिवाइज किया जाता था, है ना, उसको जिस भी विलेज में रेवेन्यू उसको फिक्स है, उसको समय समय पर उसका असेसमेंट किया जाता था, फिर उसको रिवाइज किया जाता था। परमानेंट की तरह ये फिक्स नहीं था। परमानेंट में क्या था, एक बार जो एसेस करने के बाद जितना रेवेन्यू दिया गया वो फिक्स होता था, लेकिन इसमें रिवाइज कर करके बदल सकता था। ये एक गांव के हेडमैन को दे दिया गया था। पहले जमींदार तय करते थे जो रेवेन्यू, अब जो है हेडमैन गांव का जो है वो कलेक्ट करता था। ये जो है डिफरेंस है। अब मुनरो सिस्टम आता है। तो साउथ इंडिया में रेवेन्यू कलेक्शन का, रेवेन्यू का एक और सिस्टम आया जिसे कि रैयतवारी रैयतवारी या रियायतवारी भी कहा गया। इसे छोटे पैमाने पर अलेक्जेंडर रीड ने उन इलाकों में शुरू किया जो टीपू से उन्होंने जीत लिए थे। अंग्रेजों ने जो टीपू से जीत लिए थे उन इलाकों में इस सिस्टम को शुरू किया, और इसे छोटे छोटे पैमाने पर पहले तो शुरू किया गया, आजमाया गया। बाद में थॉमस मुनरो ने पूरे साउथ में इसे लागू कर दिया। अब सेटलमेंट जो है सीधे कल्टीवेटर्स के साथ किया जाता था। अब बीच का कोई आदमी नहीं था, ना तो जमींदार, जैसे परमानेंट सेटलमेंट था, है ना, और हेडमैन जो है उसमें तो महलवारी सिस्टम में थे। लेकिन इसमें क्या है, उन्होंने डायरेक्टली कल्टीवेटर से कांटेक्ट बनाया। सेटलमेंट उनके बीच में होता था, है ना, और जिनको की रायत कहते थे, कल्टीवेटर्स को। तो रेवेन्यू अमाउंट के पूर्व लैंड का सर्वे किया जाता था, कितनी जमीन है, किस प्रकार की जमीन फर्टाइल है ना, कि तो जो भी हो क्वालिटी ऑफ लैंड होती थी उस हिसाब से। अब रेवेन्यू असेसमेंट के पूर्व लैंड को का सर्वे किया जाता था, फिर फिक्स किया जाता था। अब इसमें एक समस्या है कि ये सारी चीजें ऑल वाज नॉट वेल, सारी चीजें सही नहीं चल रही थी। रेवेन्यू कलेक्शन करने वाले जो ऑफिशियल हैं वो बहुत अधिक रेवेन्यू मांगने लगे कल्टीवेटर से, और पीजेंट इसे इससे उनको दिक्कत आने लगी, पीजेंट्स को, है ना। तो एक वो वहां से फ्लड कर गए, उस इलाके को छोड़ गए, उतना ज्यादा रेवेन्यू पे नहीं कर पा रहे थे। अब गांव के गांव उजड़ गए, इससे क्या हो, गांव के गांव उजड़ गए। अब एक टॉपिक है क्रॉप फॉर यूरोप। तो ब्रिटिश में इस समय की बात है, अनुभव किया कि गांव में रेवेन्यू के साथ साथ ऐसे रेवेन्यू कलेक्शन के साथ साथ ऐसा क्रॉप भी उगाया जा सकता है जो कि उनके लिए कमर्शियली यूजफुल हो, है ना। तो उन्होंने क्या किया, ओपियम इंडिगो जैसे है ये इनकी शुरू करने की, खेती शुरू की करने की सोची। तो 18वीं सेंचुरी में इनको बढ़ावा दिया गया, और बाद की शताब्दियों में तथा उसके 50 वर्ष के समय में अंग्रेजों ने भारतीय कृषकों को बंगाल में जूट, असम में टी, यूपी में जिसको यूनाइटेड प्रोविंसेस कहते थे गन्ना, पंजाब में गेहूं, महाराष्ट्र में कॉटन, एवं मद्रास जिसे कि आज चेन्नई कहते हैं वहां पर पैडी यानी कि चावल उगाने की के लिए प्रोत्साहन दिया, है ना, ताकि उनको फायदा मिल सके। रेवेन्यू कलेक्शन के साथ साथ वो अपनी मनचाही क्रॉप्स उगाने के लिए भी जो उनको जरूरत थी, खासकर इस तरह की क्रॉप्स हुई, आगे भी उसके बारे में पढ़ेंगे। अब इस समय कपड़ों को रंगने के लिए जो है, हाँ ये जो मेन क्रॉप है ना, तो ये कपड़ों को रंगने के लिए, और या फिर कलर के, क्योंकि उस समय आर्टिफिशियल डाई नहीं बने थे आज की तरह, तो समस्या ये थी कि नेचुरल डाइज पर ही निर्भर करना पड़ता था। वो हमें मिलता था इंडिगो प्लांट से। तो इंडिगो प्लांट को उगाना, एक इंडिगो कल्टीवेशन जो है एक बड़ा मुद्दा बन के आया उस समय। तो इंडिगो का कलर काफी रिच ब्लू कलर देता था इंडिगो, है ना, जिससे जैसे कि विलियम मॉरिस ने आपकी बुक में जो है 19वीं सेंचुरी में अपने एक चित्र बना हुआ आपकी बुक में। इसके अलावा पेंटिंग बनी हुई है ना, जो कलमकारी की जो है आंध्र प्रदेश में। तो ये भी चीजें जो है इंडिगो के कलर से उस समय होती थी। और जो इंडिगो उगाई जाती थी उस समय, वो दुनिया के इंडिगो का भारत बिगेस्ट सप्लायर था, और इंडियन इंडिगो की क्वालिटी बहुत अच्छी थी। तो इस इंडियन इंडिगो को इटली, फ्रांस, ब्रिटेन, है ना, के क्लॉथ को डाई करने के लिए, को कलर देने के लिए क्लॉथ को उपयोग में लिया जाता था, और इसलिए इसका प्राइस बहुत हाई था। और यूरोपियन क्लॉथ मैन्युफैक्चरर को एक दूसरा वोड नाम का एक प्लांट से मिलने वाला डाई भी काम में है, जो कि इंफीरियर क्वालिटी का था कंपेयर टू इंडिगो, इंडियन इंडिगो। हालांकि वो कलर देता था, है ना। तो वोड नामक एक पौधे से भी डाई मिलता था उनको। अब यूरोप के में जो है बोर्ड प्रोडक्शन ने इंडिगो जो प्रोड्यूसर्स थे, बोर्ड प्रोड्यूसर्स थे इंग्लैंड में, उन्होंने क्या कहा
कि इंडिया से इंडिगो ब्रिटेन में ना इंपोर्ट की जाए, तो उसके लिए उन्हें प्रतिबंध लगाने के लिए सरकारों पर प्रेशर बनाना शुरू कर दिया। और 17वीं सेंचुरी तक जो यूरोपियन क्लॉथ प्रोड्यूसर्स हैं, इंडिगो के इंपोर्ट पर, ब्रिटेन में इंडिगो के इंपोर्ट पर वहां की सरकारों से रिलैक्सेशन प्राप्त कर लिया कि यानी इंडिगो इंपोर्ट ना होगा या कम होगा, इस तरह की, है ना, सरकार को प्रेशराइज करके। अब 18वीं सेंचुरी के अंत तक इंडियन इंडिगो की मांग और बढ़ गई, और ब्रिटेन में उस समय इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, इससे क्या हुआ, कॉटन प्रोडक्शन बढ़ गया, है ना, तो कॉटन प्रोडक्शन बढ़ गया तो क्लॉथ प्रोडक्शन बढ़ा होगा, क्लॉथ प्रोडक्शन बढ़ा तो उसको डाई करने के लिए, इसीलिए क्या हुआ कि इसकी मांग बढ़ी। परंतु वेस्ट इंडीज जो अमेरिका से जो आती थी सप्लाई, वो कम हो गई, तो पूरी दुनिया से भी 1783 से लेकर 1789 तक के बीच कॉटन प्रोडक्शन कम हो गया, और ब्रिटेन में नए कॉटन प्रोडक्शन कम हो गया तो ब्रिटेन नए क्षेत्रों की तलाश करने लगा, है ना। अब ब्रिटेन भारत की तरफ मुड़ा, जब वहां से प्रोडक्शन कम हुआ तो ब्रिटेन भारत की तरफ मुड़ा, और कंपनी ने नए इंडिगो कल्टीवेटर्स की तलाश की, ताकि वहां पर ज्यादा से ज्यादा इंडिगो कल्टीवेट किया जा सके। और 18वीं सेंचुरी के अंत में बंगाल में इंडिगो उत्पादन बढ़ा, और यह पूरी दुनिया में सबसे अच्छा इंडिगो था, इंडियन इंडिगो। 1810 तक जो है 95% इंडिगो जो ब्रिटेन में जाता था वो इंडिया से जाता था, और इंडिगो का ट्रेड बढ़ा तो कंपनी के ऑफिशियल तथा कमर्शियल जो एजेंट्स हैं उन्होंने इंडिगो प्रोडक्शन में इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया, उन्होंने भी इसको व्यापार के रूप में अपनाना शुरू कर दिया। और बहुत से स्कॉट्समैन जो है, स्कॉटलैंड के रहने वाले, और इंग्लिशमैन ने भी जो है, पीपल फ्रॉम इंग्लैंड, दे आर नॉन एन इंग्लिशमैन, तो वो भी इंडिया आए और उन्होंने प्लांटर्स के रूप में काम करना शुरू किया। प्लांटर्स वो हैं जो कि इंडिगो कल्टीवेशन करवाते थे, है ना, ग्रोवर जैसे इंडिगो ग्रोवर। तो अब आगे क्या होता है, हाउ वाज इंडिगो कल्टीवेशन। तो इंडिगो कल्टीवेशन जो है दो तरीके से किया जाता था, पहला था निज और दूसरा है रॉयल्टी। निज मत कल्टीवेशन में प्लांटर्स जो है अपनी उस जमीन पर इंडिगो उगाता था जो सीधे उनके कंट्रोल में होती थी, या फिर, है ना, सीधे उनके कंट्रोल में हो या रेंट पर ली हुई जमीन। और जबकि रैयत वाली कल्टीवेशन में लैंड सीधे निज में स्वयं के मालिकाना वाली जमीन पर उगाते थे, और रैयत जो है जब रेंटेड जमीन पर कल्टीवेशन करती थी तो उसको बोलते थे रैयती, है ना, रेंटेड जमीन पर जो उगाती थी, तो हायर्ड जमीन पर उगाती, इसमें हायर्ड लेबर को लगाते थे, है ना, और दूसरी भी सोर्सेज का यूज किया जाता था, है ना, इंडिगो प्रोडक्शन के लिए। तो अब प्रॉब्लम क्या थी निज कल्टीवेशन में, तो निज कल्टीवेशन में प्लांटर्स खेती करने वाली जमीन के क्षेत्र को बढ़ा नहीं पाते थे, जितनी जमीन होती उतनी होती थी, क्योंकि, और इंडिगो केवल फर्टाइल लैंड पर उगाई जा सकती थी, और उन क्षेत्रों में पहले से ही घनी आबादी बसी थी, जिन इलाकों में उगाई जाती थी, क्योंकि वहाँ लैंड फर्टाइल था तो पहले से पॉपुलेशन काफी डेंस था, है ना, तो प्लांटर्स को लार्ज एरियाज की जरूरत थी, तो उन्होंने क्या किया, इंडिगो फैक्ट्रीज के आसपास की जमीन को लीज पर ले लिया, है ना, कुछ फिक्स समय के लिए, इतने समय के 30 ईयर 40 ईयर्स के लिए लीज पर ले लिया, और वहाँ के पीजेंट्स को वहां से हटा दिया गया। पीजेंट मतलब कह सकते हैं फार्मर्स जो है, क्लास पीजेंट्स कहलाती है, ग्रुप ऑफ फार्मर। तो उससे क्या हो, कॉन्फ्लिक्ट होने लगी, क्योंकि वो पीजेंट वहां से रहते आए थे पीढ़ियों से, तो उनको वहां से हटाया गया। अब लेबर की जब इंडिगो फील्ड में जरूरत होती थी, तो उसी समय क्या होता, कोइंसिडेंटली राइस की फसल के लिए भी लेबर की जरूरत पड़ती थी इंडिया में, और राइस फसल बहुत मुख्य फसल होती थी, क्योंकि ये कल्टीवेटर्स की है, तो एक बहुत ऐसी सिचुएशन बन जाती थी कि जिससे वो काम नहीं करना चाहते थे, इंडिगो को जो उगाने वाले हैं वो कल्टीवेटर्स नहीं चाहते थे कि हम इंडिगो उगाएं, क्योंकि उनकी चावल की फसल का नुकसान होता था। अब निज कल्टीवेशन में ज्यादा हल बैलों की जरूरत पड़ती थी, है ना, जैसे 1 बीघा में इंडिगो प्रोडक्शन के लिए 2 हलों की जरूरत पड़ती थी, और उस समय हलों को खरीदना जुटाना बहुत मुश्किल काम होता था, है ना, आज की तरह तो ट्रैक्टर्स थे नहीं, तो ये एक बड़ा काम था। अब 19वीं सेंचुरी के अंत में प्लांटर्स ने निज कल्टीवेशन में के जो एरिया जो पड़ते थे उसके अंडर इसमें निज कल्टीवेशन है, तो वो उसको बढ़ाना नहीं चाहते थे, तो निज कल्टीवेशन में सिर्फ 25% एरिया ही था, और बाकी एरिया रॉयल्टी सिस्टम के अंतर्गत है। 75% लैंड का जो है रॉयल्टी सिस्टम के अंतर्गत आता था, कल्टीवेशन करते थे उसमें इंडिगो का, और 25 एरिया सिर्फ निज के। अब एक टर्म आया बीघा, तो बीघा क्या होता है, ये लैंड मेजर करने का एक
यूनिट है, जो कि बंगाल में उस समय ब्रिटिशर ने इसे, पहले अलग अलग जगह में अलग अलग होता था, तो उन्होंने ब्रिटिशर ने इसको स्टैंडर्डाइज किया, है ना। तो ये 1 एकड़ का लगभग 1/3 होता है, 1 बीघा इज इक्वल टू 1/3 ऑफ एन एकड़। अब इंडिगो ऑन द लैंड ऑफ रयत, रयत की लैंड पर इंडिगो का प्लांटेशन कैसे होता था। तो रयती सिस्टम के अंतर्गत जो प्लांटर्स हैं वो रयत को फोर्स करते थे कि एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करें उनके साथ, प्लांटर्स के साथ। प्लांटर्स वर पीपल हु ग्रीव इंडिगो, है ना, एंड द कल्टिवेटर्स हु वर्कड ऑन फील्ड्स फॉर द देयर मास्टर मींस प्लांटर्स। तो ये जो है उनके, देयर वाज ए कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द टू साइंड बाय बोथ, तो उसको साइन करना पड़ता था, और उसकी कुछ, इसको सत्ता कहते थे, है ना। तो ये जो है गांव के, कभी कभी गांव के हेडमैन भी इनके बदले में, किनके, रयत के बदले में इसको साइन कर देते थे, है ना। हालांकि अनिच्छुक ही होते थे, लेकिन साइन करना पड़ता था, प्रेशर था। तो प्लांटर्स इसके बाद कम ब्याज की दरों पर लोन देते थे कल्टीवेटर्स को, रयत को जिसको बोल सकते हैं आप। तो इसमें क्या होता था, रयत को अच्छा लगता था कि हमें लोन मिल गया है ना। तो बाद में ये बड़ा, उसका क्या कॉन्सिक्वेंसेज हुए बाद में अपन जानेंगे। तो रैत को अपने कुल क्षेत्र के 25 एरिया पर इंडिगो उगाना पड़ता था। मान लीजिए, है ना, 100 एकड़ जमीन उनकी, तो 25 एकर्स में, आई एम जस्ट साइटिंग एन एग्जाम्पल, तो 25% पे उनको इंडिगो ग्रो करना पड़ता था अकॉर्डिंग टू द कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट साइन बाय द रयत और द विलेज हेडमैन ऑन बिहाफ ऑफ देम। तो सीड इत्यादि प्लांटर्स ही देते थे, है ना। लेकिन कल्टीवेशन का काम, सॉइल तैयार करना, बीज बोना, फसलों की देखभाल, ये जो टीडीएस प्रोसेस है, ये किसको जिम्मेदारी थी, ये कल्टीवेटर्स के, रयत के। अब वे पीजेंट्स जो कि लोन से आकर्षित थे, जल्द ही वो समझ गए कि ये एक विशियस साइकिल है ना। देखने में तो लगता था कि उनको लोन मिल रहा है, तो उन्होंने जान लिया कि लोन लेना बहुत महंगा पड़ रहा है हमको। इंडिगो की कीमत उन्हें बहुत कम मिलती थी, जो प्लांटर्स देते थे इंडिगो कीमत, दो दे गेव देम लोन्स, है ना, बिफोर हैंड, लेकिन इसका असर दूरगामी होता था, और उनको बहुत कम कीमत, बाजार से बहुत कम कीमत प्लांटर्स देते थे, किनको, कल्टीवेटर्स को, रयट्स को, और वो इस कुचक्र में फंस जाते थे। तो प्लांटर उन्हें, दूसरी बात ये थी, प्लांटर, इंडिगो प्लांटर उन्हें सबसे अच्छी जमीन पर इंडिगो कल्टीवेशन करने के लिए फोर्स करते थे, और उसी जमीन पर वो राइस, जो कि उनके खाने के लिए मेन क्रॉप थी, है ना, उसको उगाते थे। तो दोनों में बहुत दिक्कत होती थी, और ज्यादा मेहनत लगती, इंडिगो की प्लांटेशन बहुत आसान नहीं होता था, बहुत मेहनत लगती थी, और फिर उनको खाने के लिए साल भर चावल कहाँ से मिलेगा, अनाज जो है, तो इसीलिए वो नहीं करना चाहते थे, कौन, कल्टीवेटर्स या रयत जो है, नहीं उगाना चाहते थे इंडिगो को, लेकिन प्लांटर्स उनको प्रेशराइज करते थे। अब ब्लू रिविलियन हो गया। इसके अलावा एक ये भी, इसीलिए एक ये भी लॉस था कि जमीन एग्जॉस्ट कर जाती थी, फर्टिलिटी सॉइल की रिड्यूस हो जाती थी, है ना, क्योंकि ये काफी न्यूट्रिएंट्स सोखती होगी, क्या, इंडिगो के प्लांट्स में। अब पढ़ते हैं उसी इसी बातों के विरोध को लेकर इंडिगो कल्टीवेटर्स ने रिविलियन कर दिया। तो ये मार्च 1859 की बात है कि बंगाल में हजारों रैयत ने इंडिगो उगाने से मना कर दिया, और रिबिलियन जो है पूरे में फैल गया। तो रैयत ने रेंट पे करने से भी मना कर दिया, जो उनके ऊपर रेंट था उन्होंने कहा हम पे नहीं करेंगे, है ना। और इंडिगो पर फैक्ट्री, जहाँ पर इंडिगो से पाउडर वगैरह बनाया जाता होगा, तो इन फैक्ट्रीज पर अटैक कर दिया, है ना, पाउडर फॉर्म में उसको चेंज किया जाता होगा, तो उन फैक्ट्रीज पर अटैक कर दिया। विमेन ने भी उनका साथ दिया अपनी तरह से, जो कि प्लांटर्स के लिए काम करते थे उनको, तथा उन लोगों को सोशल बायकाट किया इन लोगों ने। और गुमास्ता थे, जो कि एजेंट्स होते थे, है ना, प्लांटर्स के एजेंट्स होते थे, उनको गुमास्ता कहते थे, और टैक्स वगैरह वसूलने के लिए भी आते थे। तो अगर वो रेंट लेने जाते थे, जब, जिसको मैं टैक्स बोल रहा हूँ, रेंट लेने जाते थे जब, तो उनको भी मार दिया मतलब दे वर बीटन अप, है ना, दे वर नॉट किल्ड बट बीटन अप। तो ये अब रैयत ने कसम खाई कि वो और लोन नहीं लेंगे, और ना ही वो इंडिगो ग्रो करेंगे। अब विद्रोह का कारण था, इंडिगो सिस्टम बहुत ही ऑपरेसिव था, इसमें जो है रैयत का, कल्टीवेटर्स का बहुत नुकसान था, प्लांटर्स फल फूल रहे थे। अब 1859 में इंडिगो प्लांटर्स को लगा कि उन्हें लोकल जमींदारों का समर्थन हासिल है, क्योंकि जमींदार पहले उनके
मास्टर हुआ करते थे, आका हुआ करते थे, तो उनको लगा कि वो उनको समर्थन दे रहे हैं। कई गाँव में हेडमैन भी, है ना, पीजेंट के साथ ऐसा दिखे, है ना, प्लांटर्स के खिलाफ। तो जमींदारों ने भी प्लांटर्स के खिलाफ रॉयत का साथ दिया, अपनी जनता का साथ दिया, किसानों का साथ दिया, क्योंकि वे प्लांटर्स की बढ़ती शक्ति से कहीं ना कहीं नाखुश थे, या भयभीत कह सकते हैं, क्योंकि प्लांटर्स की शक्ति बढ़ रही थी और जमींदार पहले ज्यादा शक्तिशाली ग्रुप हुआ करता था। तो इंडिगो प्लांटर्स को लगा कि ब्रिटिश गवर्नमेंट का उन्हें समर्थन है, और इंडिगो डिस्ट्रिक्ट, जहां पर इंडिगो ग्रो किया जाता था, उन डिस्ट्रिक्ट में लेफ्टिनेंट गवर्नर ने टूर किया, है ना, पूरे एरिया में उन्होंने टूर किया। और 1859 की बात है कि रैयत ने इसे अपने समर्थन में का एक संकेत माना। उनको लगा कि जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हमारे समर्थन में जो है टूर कर रहे हैं, हमारी प्रॉब्लम को देखने के लिए। और उस समय मजिस्ट्रेट एस्ले ईडन ने एक नोटिस इशू किया कि रैयत को इंडिगो उगाने का कॉन्ट्रैक्ट जबरदस्ती साइन नहीं कराया जा सकता। इसे क्वीन विक्टोरिया का एक आदेश मानने की ऐसी, मतलब उन्हें लगा कि क्वीन विक्टोरिया ने उनको आदेश किया होगा कल्टीवेटर्स के सपोर्ट में, रैयत के सपोर्ट में। हालांकि ईडन ने इसे, उस स्थिति को, चूंकि 1857 का विद्रोह हुआ था उस समय, तो उसके बाद की घटना है, तो उसको संभालने के लिए ये किया था ताकि विद्रोह और ना बढ़े, है ना। लेकिन फिर भी इसे कल्टीवेटर्स ने अपने समर्थन का एक इनडायरेक्ट सपोर्ट अपने लिए समझा। और विद्रोह फैलने पर कलकत्ता के जो इंटेलेक्चुअल्स, जो राइटर्स हैं, पोएट्स हैं, इन्होंने रैयत के दुखों को लिखकर बाकियों तक पहुंचाया, है ना। जैसे न्यूज़पेपर में या बाकी जगह जर्नल्स में लिखा, तो लोगों तक उनकी बात, उनके फ्लाइट्स जो पहुंचे। अब सरकार को मिलिट्री लानी पड़ी, क्यों कि जो प्लांटर्स हैं उनके ऊपर काफी खतरा बढ़ गया था, तो उनको बचाने के लिए गवर्नमेंट को मिलिट्री लानी पड़ती। साथ ही एक इंडिगो कमीशन अपॉइंट करना पड़ा था, जो कि ये देखा उसने और जांच की, तो उसको पता चला कि प्लांटर्स की गलती है, तो प्लांटर्स जो है उन्होंने गलतियां की हैं। और इंडिगो उगाना रैयत के लिए, उसकी अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट ऑफ द कमीशन, ग्रोइंग इंडिगो वाज नॉट ए प्रॉफिटेबल वर्क फॉर द कल्टीवेटर। इंडिगो रैयत के लिए फायदेमंद नहीं था, और अब वे इंडिगो प्रोड्यूस करने के लिए मना भी कर सकते थे। ये कमीशन ने रिपोर्ट दी, इंडिगो कमीशन ने। अब रिवोल्ट जो हुआ था इनका, रैयत का, कल्टीवेटर्स का, उसके बाद बंगाल में इंडिगो प्रोडक्शन लगभग बंद सा हो गया, है ना। और प्लांटर्स अब जो बिहार में शिफ्ट हो गए, बगल का स्टेट है, तो अपने पूरे काम को लेकर बिहार में चले गए। हालांकि उस समय सिंथेटिक डाई की खोज हो चुकी थी अब तक, है ना, इस पूरे घटनाक्रम के बीच में। शुरुआत में तो नहीं, जब इंडिगो का उगाना शुरू किया तब नहीं, अब तक जो घटनाक्रम बदला और सिंथेटिक डाइज बन गए थे, तो असर पड़ा इस बिजनेस पर। फिर भी प्लांटर्स प्रोडक्शन बढ़ाते ही रहे। अब इससे महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से लौटे थे, है ना। तो बिहार में उन्हें किसान ने चंपारण में जो है इनकी दुर्दशा किसानों की देखने के लिए आमंत्रित किया, और महात्मा गांधी बिहार के चंपारण में गए, और यही वह बात है जिसके बाद बिहार में चंपारण मूवमेंट की शुरुआत हुई। थैंक यू।